यस, गुड इवनिंग एवरीवन। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं सीए प्रणव सांडक आपका तहे दिल से इस अमेंडमेंट लेक्चर में स्वागत करता हूं। पहला सवाल जो बच्चों का आता है, सर मैंने तो अमेंडेड लेक्चर लिख रखे हैं सारे, क्या मेरे को ये अमेंडमेंट्स देखनी है? तो आंसर इज नहीं। अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको नहीं देखने, बट आई वुड एडवाइस, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स है, इनको एक और बार फिर से देख लो, आपका काम और तगड़ा बन जाएगा। कितने घंटे के लेक्चर्स रहेंगे? मेरे हिसाब से 3 घंटे से ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं। अगर आपने पहले लेक्चर्स प्रॉपरली देख रखे हैं, मतलब आपने 2024 में एग्जाम दी थी और किसी रीजन से आप पास नहीं हो पाए, अब आपको एग्जाम देनी है 2025 में, तो ये अमेंडमेंट लेक्चर्स आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुन लो, 1 मिनट लूंगा, बाद में अपन चालू कर देंगे। 2024 की जो भी एग्जाम होंगी, इस एग्जाम में अगर आपने अपीयर किया है तो आपको फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं आपको। अब जो बच्चा 2025 में एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 और साथ में लिखा है 2, मतलब क्योंकि 2024 में इलेक्शन हुआ था तो 2 बजट्स आए थे, एक नॉर्मल जो आता है फरवरी में और दूसरा इलेक्शन जीतने के बाद। तो हमको ये सेकंड वाला बजट, जो इलेक्शन के बाद वाला बजट है, वो एप्लीकेबल है। 2025 में फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बात यहां तक नहीं बताऊंगा तो मैंने बताया अभी। तो अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पूरी की पूरी फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है और इससे रिलेटेड सारी अमेंडमेंट्स करनी है। ठीक है, किसने देखना चाहिए? वो सारे बच्चे जो 2024 में एग्जाम दिए, किसी रीजन से पास नहीं हो पाए। क्या पूरे लेक्चर्स लेने हैं? नहीं, पूरे लेक्चर्स नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लो। मैं अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर ही जो रेगुलर कोर्स है उसकी क्लिप्स डाल दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भगा रहा हूं मैं, जो स्पीड से मैंने रेगुलर कोर्स में पढ़ा रखा है उसी स्पीड से मैं प्रॉपरली अमेंडमेंट लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा। तो किसने देखना चाहिए? 2 टाइप के बच्चे, एक जिसने पहले एग्जाम दे रखी है, किसी रीजन से नहीं हुआ, उसको अमेंडमेंट्स कवर करनी है, तो ये लेक्चर आपके लिए है। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने कोर्स ले रखा है मेरा या किसी और टीचर का एंड 2025 में देने वाले हैं पहली बार, उन्होंने भी ये लेक्चर देखने चाहिए, क्योंकि भैया अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होती है। एक बार पहले देख रखा है, एक बार फिर से देख लो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और मैक्सिमम 3 घंटे की अमेंडमेंट्स रहेंगी, उससे ज्यादा रहेंगी नहीं। तो ये लेक्चर्स देखने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, हाँ, अब मैं इसमें पूरा चैप्टर वाइज कवर करूंगा। ये जो बुक है इसमें हर एक चीज जो भी लाल रंग की है, जैसे चार्ट बुक, इसमें हर एक चीज जो रेड कलर की है वो अमेंडमेंट है। ठीक है, पहले मैं आपको चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें हम टैक्स रेट्स निकालना सीखते हैं, जिसमें हम स्लैब रेट सीखते हैं, जिसमें हम टैक्स लाइबिलिटी निकालना सीखते हैं, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स है पहले एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। सबसे पहली अमेंडमेंट है, सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 115 बीएसी, जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसके अंदर सबसे पहली अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट क्या है? ये 3 चीजें अमेंडमेंट है। मतलब पहले 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पहले भी थी, अभी भी उतनी ही है। बस पहले क्या था, ये 3 से 6 लाख था, अगर आपको याद होगा तो पहले 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख के ऊपर 30%, ये पहले था। अभी क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, पहले 3 लाख 0 ही है। 3 से 6 लाख जो था ना, पहले पहले जो 3 से 6 लाख था, वो 6 लाख को हटा के 7 लाख कर दिया है। मतलब 5% वाले स्लैब में 1 लाख और बढ़ा दिया। ठीक है, तो 3 से 7 लाख 5% टैक्स लगेगा, 7 लाख से 10 लाख। ये वाला जो स्लैब है ये अभी भी 3 लाख का ही है, 10% वाला। 10 लाख से 12 लाख 15% हो गया। मतलब चेंज क्या हुआ है पता है? यहां पे एक
लाख बढ़ा दिया और यहां पे 1 लाख कम कर दिया। ये अभी भी सेम ही है, ये भी सेम है पहले जैसा ही, ये भी सेम है। तो बदला क्या है? बदला है ये 3 चीजें। ये ये टैक्स रेट्स है जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है 115 बीएसी का अगर कंसेशनल लेते हो तो। पहले 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख 4 लाख के ऊपर 5%, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख, 10 से 13 मत कर देना, 10 से 12, 2 ही लाख का स्लैब है ये, 15%, 12 से 15 लाख की जितनी भी इनकम है आपकी 20%, और 15 लाख के ऊपर 30%। बदला क्या है? ये बदला है, ये पहला चेंज है। ठीक है, पुराने टैक्स रिजीम में जो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, अगर आपको याद होगा तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को 2.5 लाख की लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को 3 लाख की लिमिट है 60 टू 80 ईयर्स के बीच में, और रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख की लिमिट है। ये एज के हिसाब से जो अलग अलग लिमिट्स है, ये पहली बात तो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है, और दूसरी बात ये सिर्फ रेसिडेंट लोगों को मिलती है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम की अगर आप बात करो तो इसके अंदर सबके लिए 3 लाख का ही लिमिट है, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए 3 लाख का ही लिमिट है। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, और ये जो स्लैब रेट्स है, ये स्लैब रेट्स जो है ये चाहे ओल्ड रिजिम में आप फॉलो करो चाहे आप न्यू रिजिम में फॉलो करो, ये हमेशा नॉर्मल इनकम पे लगते हैं, स्पेशल इनकम पे हमेशा स्पेशल रेट लगेंगे। क्लियर है? ओके, ये पहली अमेंडमेंट थी काई में। न्यू टैक्स रिजिम मतलब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है उसके रेट्स ऑफ टैक्स में चेंज हुआ है, सरचार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं है। हाँ, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सरचार्ज लगता काई पे? बताओ, सरचार्ज लगता काई पे? सरचार्ज लगता है टैक्स पे। अरे सरचार्ज इज ऑलवेज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, तो सरचार्ज लगता है टैक्स पे। टैक्स कैलकुलेट करना, उसमें अमेंडमेंट आया हुआ है। सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करते? सरचार्ज में कोई चेंज नहीं है, आप उठा के देख लो, कोई भी चेंज नहीं है, सरचार्ज के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ना ओल्ड टैक्स रिजिम में ना न्यू टैक्स रिजिम में, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अब जो बच्चे पहले पढ़ लिए थे और अभी उनको यार सरचार्ज याद नहीं आ रहा, सर धुंधला धुंधला याद आ रहा है, तो मैंने रिवीजन लेक्चर डाल रखी है, यूट्यूब पे जाओ, मेरे प्रणव चांडक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चेंज जो है ये कोई खास चेंज है नहीं, ये मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, मैंने नहीं, किसी भी टीचर ने जिससे आपने पढ़ रखा है उसने आपको बताया होगा। आपको याद होगा तो कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है कौन सी? छोटी वाली, जिसका टर्नओवर पिछले साल नहीं 2 साल पहले का, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? अच्छा अमेंडमेंट है, पहले ये बताओ अपना प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है। आप अगर एग्जाम दे रहे हो 2025 में, अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो है 2024-25 एंड असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 2025-26। आई होप आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पता होगा, नहीं पता है तो भैया रेगुलर कोर्स लेने का, रोने का नहीं, इधर गलत जगह है भैया तू। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24-25 एप्लीकेबल है। अब अगर आपको याद होगा तो आपने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, मतलब जिन्होंने 2024 में एग्जाम दिया था, उनके लिए प्रीवियस ईयर 2023-24 वाज एप्लीकेबल। ठीक है, 2023-24 एप्लीकेबल था, अब आपका प्रीवियस ईयर 24-25 हो गया, ऑब्वियसली एक साल आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो 24-25 उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट है इसकी बात करते हैं कंपनी के बारे में। अब मैंने आपको बचपन में पढ़ा रखा है कि भैया प्रीवियस ईयर अपना कौन सा है? 2024-25। अब अगर मेरे को डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक कंपनी की, इसमें 2 रेट्स है, एक है 25%, दूसरा है 30%। 25% किन के लिए है?
जिनका टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 400 करोड़ है। कब देखना है ये देखना है 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल बैक जाके देखना है। तो 24-25 का 2 साल पहले मतलब क्या हो गया, 23-24, 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23। मतलब अगर आपका प्रीवियस ईयर 22-23 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो आपको 25% का रेट लगेगा और बाकी लोग को 30% का। ये इस बार की प्रोविजन है। अब पिछले बार की प्रोविजन क्या रही होंगी, पिछले बार कौन सा साल था आपके एग्जाम के लिए, 23-24, तो इसके 2 साल पहले 2 इयर्स बैक क्या रखा होगा, यहां रखा होगा प्रीवियस ईयर 2021-22। तो क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे 21-22 था, यहाँ पे 22-23 हुआ है, दैट्स इट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? हाँ, ये दूसरा चेंज है, 21-22 की जगह 22-23 कर दिया, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर का चेंज है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। ठीक है? हाँ, मार्जिनल रिलीफ में भी कोई चेंज नहीं है। बस मार्जिनल रिलीफ में ये ध्यान में रखना कि मार्जिनल रिलीफ मिलती है जब सरचार्ज लगता है, और सरचार्ज टैक्स पे लगता है, तो टैक्स का कैलकुलेशन बदला, टैक्स का कैलकुलेशन बदला, ना सरचार्ज का कैलकुलेशन बदला, ना मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बदला है, ना उनका कैलकुलेशन बदला है। ठीक है? तो जो लोग बोलते हैं ना कि भैया मार्जिनल रिलीफ में चेंजेस आ गए, नहीं नहीं, वो मार्जिनल रिलीफ में नहीं चेंजेस आए बेटा, वो टैक्स रेट्स में चेंजेस आए हैं। ठीक है? हाँ, 87A का रिबेट, ओल्ड टैक्स रिजिम, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, कोई भी चेंज नहीं है। 5 लाख या उससे नीचे आपकी इनकम है तो जितना टैक्स पेबल है और 12,500 ये आपको रिबेट मिल जाएगा। चेंज आया है न्यू टैक्स रिजिम के मार्जिनल रिलीफ में। मिलेगा किसको, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, जिसका टोटल इनकम कितना है, 7 लाख या उससे कम है। ये नया है। यहां पे पहले क्या था, यहां पे पहले था 5 लाख, ओ नहीं, यहां 7 लाख ही था, ये अमाउंट में 12,500 था, ये अमाउंट में 12,500 था, तो अमाउंट चेंज हो गया भैया। अब न्यू टैक्स रिजीम में 87A का रिबेट कितना मिलेगा, 25,000 तक मिल सकता है। अब एक सवाल इसमें बच्चे के आते हैं कि सर 7 लाख की इनकम पे 25,000 का टैक्स ही नहीं लगता न्यू टैक्स रिजीम में, 7 लाख की इनकम पे 25,000 का टैक्स ही नहीं लगता, तो कैसे करें? पहले एक बार सुन लो चेंजेस क्या क्या है, मैं बता देता हूं। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है, तो आपको रिबेट मिलेगा कितना, टैक्स पेबल और 25,000, पहले 12,500 था। अब कुछ नमूने इसके अंदर ऐसे भी होंगे जो ये बोल रहे होंगे यार मेरे को तो याद ही नहीं है, तो भैया याद रहना चाहिए, आपका काम ही वो है याद रखना चीजें। सर मुझे सब समझ में आ गया था, मेरे को एक बात बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसको सब समझ में आ गया पर वो याद ही नहीं है यार रिबेट कितना मिलता, कुछ काम का है, कुछ काम का ही नहीं है, ये लर्न करना पड़ेगा, ये टेक्निकल चीज है, लिमिट्स है। तो रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स पेबल और 25,000, विचएवर इज लोअर। इसमें एक डाउट ये आता है बच्चे का कि सर मान लो न्यू टैक्स रिजिम में रेट्स क्या है, ये बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है? कौन सी, 115 BAC वाली, मतलब जो अब डिफॉल्ट हो चुकी है। अब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कौन सी है, न्यू टैक्स रिजिम। अगर आपको ओल्ड लेना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता। ठीक है? हाँ, तो 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख 1 रुपए से लेके तो 7 लाख तक 5% का टैक्स है, 7 लाख से 10 लाख 10% का टैक्स है, 10 लाख से 12 लाख 15% का टैक्स, एंड सो ऑन। ठीक है? एंड सो ऑन, मैं बस उसको पूरा नहीं लिखते बैठ रहा हूं। अब एक बात बताइए, 7 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो टैक्स निकाल के बताओ, टैक्स ऑन 7 lakhs निकाल के बताओ क्या होगा। पहले 3 लाख पे 0 टैक्स आएगा, अगले 4 लाख पे 5% 20,000 का टैक्स आएगा, 4 लाख पे 5% 20,000 का टैक्स आएगा, तो टोटल टैक्स कितना हो गया, टैक्स हो गया आपका 20,000। अब जब मैं रिबेट निकालूंगा
रिबेट अंडर सेक्शन 87A जब मैं निकालूंगा तो रिबेट क्या निकलती है? टैक्स पेबल 20,000 और बी लिमिट 25,000, विच एवर इज लोअर। क्या लोअर है? 20,000 ही लोअर है। तो रिबेट कितना मिलेगा? 20,000। अब हमने टैक्स कितना भरना था? 20 भरना था, 20 का रिबेट मिल गया, टैक्स पेबल 0 हो गया, बराबर ना? हाँ। तो ये तो अमेंडमेंट है। अब मैं जो आपको सवाल पूछ रहा हूं वो ये है कि जब 7 लाख रुपए की इनकम पे 20,000 का ही टैक्स लगता है, 7 लाख की इनकम पे 20,000 का ही टैक्स लगता है, तो आपने ये मैक्सिमम अमाउंट को 25,000 क्यों किया है भैया? आपने ये मैक्सिमम 25,000 क्यों करा है? तो इसका जवाब है कि भैया अगर यहां पे जो ये इनकम है 7 लाख की, ये मैंने नॉर्मल इनकम अज्यूम करी है। अगर स्पेशल इनकम होती, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A या कोई लॉटरी की इनकम हो जाती, लॉटरी के इनकम में से रिबेट मिलता है? नहीं बताऊंगा तो मैं बता रहा हूं, लॉटरी के इनकम में से रिबेट मिलता है। अब जैसे यहां देख लो आप, अगर आपको लॉटरी लग गई, कितने की? 5 लाख रुपए की। अब बताओ टैक्स कितना आएगा? 5 लाख का 30%, 1,50,000। अब लॉटरी की इनकम है, बाकी कोई इनकम नहीं है। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है आपकी अनएग्जॉस्टेड, मतलब अब जिसने पहले पढ़ रखा है ना कैपिटल गेन में, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, उसका बेनिफिट नहीं मिलता कैजुअल इनकम में से। कैजुअल इनकम पूरी की पूरी 5 लाख की टैक्सेबल होती है। लॉटरी टिकट खरीदने के जो पैसे उनका भी डिडक्शन नहीं मिलता, पर इसमें से 87A का रिबेट मिलता है। अब 5 लाख की मेरी लॉटरी है, ठीक है, मैंने एक IFOS की क्लास में इसको 5 लाख की जगह 20 लाख कर दिया था, भावनाओं में बह गया। अगर लॉटरी आपको 20 लाख की लग गई तो रिबेट मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना? लॉटरी आपको 20 लाख की लग गई तो रिबेट मिलेगा ही नहीं। अब टैक्स कितना है? 1.5 लाख। इनकम कितनी है आपकी? 5 लाख। क्या ये इनकम 7 लाख से कम है? हाँ। 7 लाख से इनकम कम है? हाँ जी। अब मेरे को बताओ रिबेट मिलेगा क्या? हाँ, लॉटरी इनकम में से रिबेट मिलता। 112A का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से रिबेट नहीं मिलता। 112A का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से रिबेट नहीं मिलता। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनमें से रिबेट मिलता है। लॉटरी की इनकम में से भी रिबेट मिलता है। कहीं लिखा नहीं है कि कैजुअल इनकम में से नहीं मिलता। ये 112A में लिखा है कि मेरे में से रिबेट नहीं मिलेगा तुमको। देखो ना भाई, rebate is not available in respect of tax payable on long term capital gain under section 112A। कैजुअल इनकम में से मिलता, ये मैंने लिख के दिया है, और लॉटरी कैजुअल इनकम है, कुछ करना थोड़ी पड़ता उसके लिए। अब बताइए कि लॉटरी है, रिबेट मिलता है, यस। क्या इनकम 5-7 लाख से अंदर है? यस। तो रिबेट मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा रिबेट? ए टैक्स पेबल 1.5 लाख और बी 25,000, whichever is lower, 25,000 इज लोअर। देयरफॉर टैक्स पेबल कितना आ जाएगा अपना? टैक्स पेबल आ जाएगा 1,50,000 माइनस रिबेट माइनस कर देंगे 25,000, ये हो जाएगा 1,25,000। अब जो बच्चों के दिमाग में सवाल आया था कि भैया 7 लाख की इनकम पे मैक्सिमम टैक्स 20,000 ही हो सकता है, तो 25,000 की रिबेट की लिमिट क्यों दिया? बेवकूफ बना रहे थे क्या? इंस्टाग्राम के रील वाले तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे उनको तो व्यूज चाहिए, उनको थोड़ी घंटा फर्क पड़ता कि तुमको कौन से पता चले कि ना चले। उन नादानों को थोड़ी पता कि हर इनकम 5% पे टैक्सेबल नहीं होंगी। ये लॉटरी की इनकम 30% पे टैक्सेबल है, तो यहां पे टैक्स 25 के ऊपर जाएगा। तो जो रिबेट की लिमिट 25,000 करीबी है, इसका सेंस है हाँ जी है। अगर आपकी स्पेशल इनकम है, अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, तो आपको 25,000 का रिबेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका टैक्स ही 20,000 रहेगा 7 लाख पे।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ वापस, क्या बोलते हैं, अगर इनकम टैक्स 7 लाख या उससे सॉरी इनकम 7 लाख या उससे कम रही तो रिबेट मिलेगा कितना, टैक्स पेबल और 25,000। ये 25,000 में है चेंजेस, ये नया है, अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। अब आपको अगर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट याद है तो वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट 87A के रिबेट में डाला गया है। अगर आप न्यू स्कीम फॉलो करते हो, अगर आप न्यू स्कीम फॉलो करते हो, यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं है। अगर आपको याद होगा तो अगर आप 5,05,000 की इनकम पे टैक्स निकालते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में, ये ओल्ड टैक्स रिजीम है ना, 5 लाख की इनकम है, 5 लाख या उससे कम, तो 87A का रिबेट मिल जाएगा 12,500 तक का। अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए है, अपन ने इस पे क्वेश्चन भी करे हुए हैं, अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए है तो आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। मैं बता देता हूं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता है। अगर 5,01,000 रुपए आपकी इनकम है, कितनी, 5,01,000, तो इस पे टैक्स निकालो, टैक्स कितना आएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम है गधो, ओल्ड टैक्स रिजिम है, नॉर्मल आदमी है 40 साल का, पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500। इसमें अमेंडमेंट थोड़ी है, पुराना ही है। और उसके ऊपर 1,000 पे 20%, 200 रुपए, 12,700 रुपए का टैक्स आ गया। क्या आ गया, 12,700 का टैक्स। अरे भैया, पहले 2.5 लाख जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये तो ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये तो आना चाहिए तुमको। तो ये टैक्स आ गया अपना, टैक्स। अब क्या रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है, और अगर इनकम 5 लाख या उससे कम है तो ही आपको रिबेट मिलता है। अब यहां पे देखिए, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए रहती तो मेरे को टैक्स पेबल आता 0, बट क्योंकि मेरी इनकम 5,01,000 है, मेरे को टैक्स पेबल आ रहा है 12,700। हेल्थ एजुकेशन से इसको मैंने इग्नोर कर दिया। इसका मतलब हो गया सिर्फ 1,000 रुपए की इनकम बढ़ी है। इनकम कितनी बढ़ी है, 5 लाख से 5,01,000 हुई है, बट टैक्स कितना बढ़ गया, 12,700। एक्स्ट्रा इनकम 1,000, एक्स्ट्रा टैक्स 12,700। तो बोले मेरे को नहीं चाहिए, ये ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं मिलता। अरे ये एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स, यही तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है भाई, यही मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है भाई। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख के ऊपर थोड़ी भी जाएगी ना इनकम, तो भैया रिबेट नहीं मिलेगा। बट न्यू टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट रिबेट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। न्यू टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट रिबेट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर 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 आपका इनकम, देखो रिबेट कब मिलता, जब आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है। बट अगर आपका इनकम 7 लाख से ज्यादा है, इफ इनकम इज ग्रेटर देन 7 लाख, कितना ज्यादा है, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, तो रिबेट मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट सेम एज मार्जिनल रिलीफ है, ये कॉन्सेप्ट सेम एज मार्जिनल रिलीफ है। जो अमेंडमेंट्स जिनके बुक में नहीं हुई ना, मतलब अगर आपके पास नहीं है तो ये ऐसा एक स्टिकी नोट आता है, ये मैंने चिपका के रखा है, देखो मैं चिपका के रखता हूं अपने पास, ये मैं फुल स्क्रीन करके दे रहा हूं, इसको पूरा तमीज से लिखो। स्टेप 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम, कंप्यूट एक्स्ट्रा इनकम। इफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स अगर इनकम से ज्यादा है तो रिबेट मिलेगा कितना, टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम का। ये लिख के रखो, सिर्फ ये सिर्फ लिख के रखो। 3 मिनट का टाइम 3 मिनट नहीं 2 मिनट का टाइम देता हूं। ये पुराने
अंदर नहीं था, और इस पे से आई एम डैम श्योर कि एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बस ये करके चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए अपने। तो इसको भैया कर लो, आप जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से लिखो, बिना कॉन्सेप्ट, बिना टाइम वेस्ट करें, और ऐसा का ऐसा लिखना। आप चाहो तो ये 1 और अगले लाइन में 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूं। लाइव वाले बच्चे साथ साथ में लिखे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे पॉज करके लिख लीजिए प्लीज। चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो पॉज कर लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, मार्जिनल रिलीफ में बेसिकली हम लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा टैक्स को कैलकुलेट करते थे। जैसे 50 लाख अगर इनकम है या 51 लाख इनकम है, तो उसका नियरेस्ट स्लैब देखते थे जिसपे कम रेट से या नहीं लगता सरचार्ज, आइदर कम रेट से लगता है या नहीं लगता है, बराबर है, ऐसे ही करते थे। हाँ। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले, यहां पे हम लोग करने वाले हैं ऑलमोस्ट सेम चीज। आप ये ध्यान में रख लो कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने बना के रखा है, 2 क्वेश्चन अपन बनाएंगे अभी, निकालिए। ऐसे समझिए आपको कुछ नहीं पता मार्जिनल रिलीफ के बारे में, आप निकालिए, टैक्स निकालिए ऑन 7,15,000, निकालो टैक्स। तो 7,15,000 पे क्या होगा, पहले 3 लाख पे 0, पहले 3 लाख पे 0, फिर 3 लाख से 7 लाख, 4 लाख पे 5%, 20,000 का टैक्स, और अगले 15,000 पे 10%, 1,500 का टैक्स। तो ये टोटल हो गया 21,500 का टैक्स, टैक्स ऑन 7,15,000। अब सिमिलरली अपन सरचार्ज में भी करते थे। सरचार्ज में क्या करते थे, अगर इनकम 51 लाख है तो 51 लाख पे टैक्स निकालते थे। अगर आपको याद होगा तो अपन 51 लाख पे टैक्स निकालते थे, और ये 51 लाख रुपीस की टैक्स लाइबिलिटी, 51 लाख रुपीस की टैक्स लाइबिलिटी को कंपेयर करते थे 50 लाख पे। क्यों? क्योंकि 51 लाख पे 10% से सरचार्ज लगता है, 50 लाख से नहीं लगता है। सिमिलरली अगर इनकम 1 करोड़ 1 लाख रही तो इस पे सरचार्ज लग रहा है 15%। वही अगर इनकम 1 करोड़ रही, 100 लाख रही, तो सरचार्ज लगता है 10%। तो हम क्या करते थे, अगर इनकम ये दे रखी है 101 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, इस पे 15% से सरचार्ज लग रहा है। अगर इनकम 100 लाख से रहती ना, मतलब 1 करोड़ रहती, 1 लाख रुपए कम रहती, तो क्या टैक्स लायबिलिटी आती, ये निकालते थे। अब ये क्यों करते हैं, ये तो मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। जिनने क्लास कर रखी है उनको पक्के में आना चाहिए। जिनने अगर क्लास मेरे से नहीं करी और किसी रीजन से आपको ये नहीं आता, तो आप यूट्यूब पे जाके रिवीजन चेक कर सकते हो, उसमें कंप्लीट डिटेल में कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये 100 से 101 ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई, और इस पर टैक्स लायबिलिटी आएगी जो भी आएगी, इनका डिफरेंस एक्स्ट्रा टैक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे मार्जिनल रिलीफ में, सॉरी रिबेट में, अब हम निकालेंगे टैक्स ऑन 7 लाख, और 7 लाख पे टैक्स कितना है, 0, क्योंकि 87 का रिबेट मिल जाएगा। हाँ, 87 का रिबेट मिल जाएगा। तो अब हमारा एक्स्ट्रा इनकम कितना है, एक्स्ट्रा इनकम कितना है, 15,000। अरे 7 लाख पे 0 रहता ना सर, पर हमारी इनकम तो 7 लाख है, फिर एक्स्ट्रा इनकम कहां से बात आई? अरे इट इज जस्ट इंक्रीमेंटल इनकम, और इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। 7 लाख क्यों? क्योंकि 7 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं लगता, इसलिए ये 7 लाख को बेंचमार्क रखा है। ठीक है, हाँ। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 15,000। एक्स्ट्रा टैक्स कितना है, अगर 7 लाख है तो 0 होता, 7,15,000 है तो कितना हुआ, 21,500। अब आदमी को देखो, अगर 7 लाख रुपए उसके पास होते इनकम, तो उसको टैक्स ही नहीं भरना पड़ता, पूरे 7 लाख रुपए उसके जेब में रहते, समझो आप। बट अगर इनकम 7,15,000 है तो उसको बेचारे को 21,500 रुपए का टैक्स भरना पड़ रहा है।
अब 7,15,000 में से -21,500 कर लो, तो हाथ में पता है कितने बच रहे? 693,500 ही बच रहे। मतलब इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी भैया के पास पैसे कमा रहे। क्यों? क्योंकि इनकम तो बढ़ी है 15,000 से, बट टैक्स बढ़ गया 21,500 से। इनकम बढ़ी है 15,000 से, बट जो एक्स्ट्रा टैक्स है दैट इज 21,500। ये अपन ने क्लास में एग्जांपल करा था दिया मैम का, याद है? दिया दिया भाई रोने लग गई, बोले अरे बाप रे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, वापस ले लो, वापस ले लो। ये 15,000 वापस दे देती है वो, अगर आपको याद होगा तो। मैं आपको भी डायरेक्टली बता देता हूं। तो यहां पे आपको रिबेट कितना मिलेगा? यहां आपको रिबेट मिलेगा एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, तो ये आ जाएगा 6,500 का रिबेट। रिबेट कितना आएगा? 6,500 का। यहां पे वो लॉजिक मत लगाना कि टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लोअर, यहां पे वो लॉजिक नहीं लगता। अगर 7 लाख के ऊपर है तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आगे एप्लीकेबल हो गया। 7 लाख के ऊपर है तो मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट ने टेक ओवर कर लिया रिबेट को, समझ लो ऐसे, ठीक है ना? हाँ, अब भैया को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? टैक्स पेबल आएगा 7,15,000 पे कितना टैक्स पेबल था? 21,500 माइनस रिबेट कितना है? 6,500। तो टैक्स पे कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 15,000 का। ठीक है। अब जो बच्चे दिया मैम की कहानी सुन के आए हुए, जो मेरे से पढ़े हुए, तो मैंने आपको क्लास में क्या बताया था? ये दिया क्या बोलेंगी, ओ भाई ये 15,000 15,000 की इनकम तो बढ़ी है, बट मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे को नहीं भरना ये 21,500 का टैक्स। एक काम करो, ये जो 15,000 ऊपर के है ना, वो लेके जाओ तुम। देखो टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 15,000 ऊपर के पैसे दिए हैं। तो हमने ये रिबेट क्यों दिया? रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअल में। नहीं तो ये 7,15,000 आने के बावजूद भी जब 21,500 का टैक्स भरा जाता था तो हाथ में इनकम रहती थी 6,93,500 ओनली। मतलब 7,15,000 7,15,000 अर्न करने के बाद, मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना? मैं एक बार लिख देता हूं। इनकम, टैक्स और सेविंग्स कितनी है। सेविंग्स नहीं बोलना चाहिए इसको, बट आप ध्यान में रखो कितना बचा, ठीक है ना? इनकम है 7 लाख, इनकम है आपकी 7 लाख, टैक्स है 0, जेब में कितना बचा? 7 लाख। अगर इनकम है 7,15,000 तो टैक्स भरना पड़ेगा 21,500, तो जेब में बचेगा 693,500। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ये बड़ी नाइंसाफी है। देखो ना, 7 लाख कमा के 7 लाख बच रहे, पर ये बावला दूसरा आदमी 7,15,000 कमा रहा है, बट बच कितना रहा है? 693,500 ओनली। तो इसीलिए इसको बोला मुन्ना एक काम कर, -6,500 का रिबेट ले ले, और भरना कितना पड़ेगा तेरे को? 15,000 भर दे टैक्स, तो तेरे हाथ में 7 लाख ही बचेंगे। खत्म। अब बस ये इतना है, अब इसमें इफ इसमें बट नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने तो क्लास में ले रखे हैं। अगर आपकी इनकम है 7,21,000, तो बताइए रिबेट कितना मिलेगा? तो मैं निकालूंगा टैक्स ऑन 721। 721 पे टैक्स क्या आएगा? पहले 3 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5% 20,000, और अगले 21,000 पे 10% 2,100, तो टैक्स हो गया 22,100। अब देखो टैक्स ऑन 7 लाख, 7 लाख पे कितना टैक्स है? 0, तो अगेन सेम चीज निकालो, एक्स्ट्रा टैक्स कितना लग रहा है?
0, 22,100, 22,100। अरे 7 लाख पे 0 है, 7,21,000 पे 22,100 का टैक्स है। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 21,000। बताओ रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट कितना मिलेगा? बंद मत कर, बंद मत कर, रुक जा। रिबेट कितना मिलेगा? बोलो, रिबेट कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, 22,100 माइनस 21,000, 1,100 रुपए का रिबेट मिलेगा। बराबर। टैक्स पेबल कितना रहेगा फाइनल? 22,100 माइनस 1,100, 21,000। मतलब जितनी इनकम 7 लाख के ऊपर है उतना पूरा दे दो गवर्नमेंट को। सिंपल है। बराबर। अब सर ये कब तक मिलेगा? 7,25,000 पे भी मिलेगा क्या? चेक करते हैं अपन। अपन चेक करते हैं। 7,25,000 की इनकम है तो क्या रहेगा? तो इस पे टैक्स कितना आएगा? टैक्स ऑन 725। पहले 3 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5%, 20,000, और अगले 25,000 पे 10%। ये स्लैब रेट बदले ना, अभी बताया तो सही मैंने आपको, 2,500। तो टैक्स कितना हो गया? 22,500, 22,500 का टैक्स है। और टैक्स ऑन 7 लाख कितना है? 0। अब बताओ अपना गणित, एक्स्ट्रा टैक्स कितना है? 22,500, और एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो रही है? 25,000 रुपए। अब बताओ क्या हुआ? अरे भैया 7 लाख पे 0 टैक्स था, 7,25,000 की इनकम हुई, मतलब इनकम कितनी बढ़ी है? 25,000 से। टैक्स कितना बढ़ा है? 22,500। अब बोलोगे आप, अब रोंगे कि नहीं 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 नहीं, मेरे को ये 25,000 नहीं होना, ये वापस लेके जाओ, मैं ये टैक्स नहीं भरूंगा। नहीं, आप क्या करोगे? 25,000 जेब में रखोगे, उसमें से 22,500 गवर्नमेंट को दे दोगे, बचे हुए 2,500, 2,500 जेब में रहते ना। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये बदला है एक। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिए बढ़िया से। ठीक है सर, वो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है जिसपे ये, जहां तक ये रिबेट मिलेगा, कैलकुलेट करने की तुमको जरूरत नहीं है, और ना तुमको उतना मैथ्स आता है। मैं फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ाता हूं, तुमको पता है, मेरे को वो आता है, तुमको आने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में पूछेंगे। ओके हाँ, बस क्या क्या चेंज थे? पहला था टैक्स रेट में चेंज हुआ है, ये वाला। दूसरा ये कंपनी का 22-23 हुआ है, 2। तीसरा ये 87A के रिबेट न्यू टैक्स रिजीम, इसमें चेंज हुआ है, 3। कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। एप्लीकेशन डाइवर्जन, सर प्रीवियस ईयर भी तो बदला। अबे तो उसमें क्या बड़ी बात है, पिछले बार 23-24 था, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, इस बार 24-25 हुआ। पिछले बार असेसमेंट ईयर 24-25 था, इस बार असेसमेंट ईयर 25-26 हुआ है। ये चेंज नहीं है, मैं लिख देता हूं, तुमको चाहिए तो ले लो। लास्ट ईयर, दिस ईयर 2024, दिस ईयर 2025। पिछले साल प्रीवियस ईयर 23-24 वाज एप्लीकेबल, और अगर प्रीवियस ईयर 23-24 था तो असेसमेंट ईयर वाज 24-25। नाउ फॉर दिस ईयर, previous year 24-25 is applicable, and the assessment year that will be applicable is 25-26। वाह 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 वाह, क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है, +1 करा गया है हर चीज को। अरे साल भी तो एक आगे बढ़ गया, तो ये भी बदलना पड़ेगा। इसमें चेंजेस है तो रोना मत गरीबो। 3। और चौथा ये एमएमआर, ये एमएमआर चेंज नहीं हुआ, बस ये बताने के लिए कि भैया 23-24 का अब 24-25 हो चुका है।
पहले इट वाज प्रीवियस ईयर 23-24 लास्ट ईयर, नाउ इट इज 24-25, दैट्स इट। चैप्टर 1 में इतने ही चेंजेस है। अब जिन बच्चों को ये लिखना है वो लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा कि ये लिख के रख दो, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, ये लिख के रख दो, यहां पे कोई रिबेट नहीं रहेगा, ठीक है, ये लिख के रख दो। चैप्टर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस और चैप्टर 3 हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों आज ही निपटा देते हैं। 1 घंटे का सेशन मैंने बोला था आपको, है अपने पास टाइम, निपटा देते हैं उसको। ये लिख लो तब तक। लाइव वाली जनता 5 मिनट का ब्रेक ले सकती है, रिकॉर्डेड वाली जनता अपने हिसाब से ब्रेक ले ले। चलिए, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस की। मेरा बच्चा वाडी, रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज है ही नहीं। यस, देयर आर नो चेंजेस इन रेसिडेंशियल स्टेटस, नो, कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर मजाक मत करो ऐसे, नो अमेंडमेंट्स, ठीक है। ये अभी कुछ टाइम पहले मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर अमेंडमेंट्स बताओ, तो मैंने बोला उसको, मतलब वो 2 सब्जेक्ट पूछ रहा था, ये रेसिडेंशियल और हाउस प्रॉपर्टी। मैंने बोला कोई चेंज ही नहीं है, इनफैक्ट सैलरी में भी कोई चेंज नहीं है। सैलरी में सिर्फ एक चेंज आया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 का हो गया। खैर अभी उस पर अलग से चर्चा करेंगे, ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस, देयर आर नो अमेंडमेंट्स इन रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। अगर आप आ जाओ बुक के ऊपर तो मैं आपको बता देता हूं क्या बदला है, और वो एक बच्चे ने जो पूछा था वो भी बता देता हूं, ठीक है। एक नमूना था। अब जैसे पहले हम लोग इस टाइप का ये यूज करते थे, जैसे ये बैकग्राउंड है ना, ये बुक का ये बैकग्राउंड यूज करते थे। अब हमने बीच में ये बैकग्राउंड हमको सही लगा, हमने इसमें कर दिया। अब वो भैया कहता है सर बैकग्राउंड बदल गया है। अरे भैया, बैकग्राउंड सीक्वेंस रीशफल हुआ। और एक नमूना था जो बोल रहा था मॉड्यूल में कुछ तो नया डायग्राम डाल दिया। अरे भाई देखो, मॉड्यूल वाले क्या करते हैं, मॉड्यूल वाले देते हैं टेक्स्ट में, ठीक है, मॉड्यूल वाले देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। फिर उनको लगता है अब हमने ये इस पर्टिकुलर सेक्शन का या 2-3 सेक्शन को कंबाइन करके डायग्राम बना दिया तो अब डाल देना। तो जो सेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है, उससे रिलेटेड डायग्राम डाला है यार, वो तो मैं क्लास में तुमको ऐसे ही लिखवाता हूं। अब जैसे अगर मान लो ये पुराने बुक में ये डायग्राम नहीं था और अब डाल दिया, तो इसका मतलब ये है क्या कि ROR और RNOR नया हो चुका है? नहीं, वही है, पहले जैसा ही है, बस डायग्राम डाला है। समझे बात को? हाँ, तो देयर इज नो अमेंडमेंट इन रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, क्या बदला है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर ये क्वेश्चन 1 देखा होगा, ये पहले भी था अभी भी है, ठीक है, बस यहां पे जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अब 24-25 कर दिया, आपकी बुक में वो होगा 23-24। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, आपके बुक में होगा वो असेसमेंट ईयर 24-25। ये यहां पे जो दे रखे हैं ना कि भैया पहली बार 20-21 में आया, आपके बुक में होगा 19-20 में आया, मतलब 1 साल पहले का होगा। कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ 1 साल पहले की बातें दे रखी है। और अगर कोई चेंज नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो, वापस से लेक्चर्स देखना मत। मतलब कुछ बच्चे ऐसे रहते, सर वापस से एक बार रेगुलर लेक्चर्स देख लेता हूं। पागल है बे तू? अगर आपके पास वक्त है तो प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज कृपया करके हाथ जोड़ के प्रैक्टिस करो। वही लेक्चर्स वापस से देख के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपको वापस देखना है तो रिवीजन लेक्चर्स डबल देखो, ट्रिपल देखो, क्योंकि रेगुलर लेक्चर में बहुत स्लो पढ़ाता है यार बंदा। रिवीजन लेक्चर में 1.5-2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट चैप्टर 2-3 बार देखना पड़ेगा या रिवाइज करना पड़ेगा 2-3 बार, ठीक है? समझे बात? रेसिडेंशियल स्टेटस में देयर इज नो चेंज, नो चेंज, जीरो चेंज। सर ऊपर से भगवान आके तुमको बोल देना रेसिडेंशियल स्टेटस में चेंज हुआ है, तो मेरा नाम ध्यान में रखना और नहीं हुआ है।
हाँ, मॉड्यूल में कहीं ड्यू की जगह पे ये डाल दिया, अक्रू करके डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट में देयर इज नो चेंज। कोई डायग्राम नया डाला है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी कोई चेंज नहीं करा है। यस, देयर आर नो न्यू क्वेश्चंस एडेड इन द मॉड्यूल ऑल्सो। कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल में नया ऐड नहीं हुआ है। मैं ये लेके बैठता हूँ, ऐसे ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मॉड्यूल लेके बैठा हूँ इतनी बड़ी, ठीक है ना। तो कोई ना क्वेश्चन ऐड हुआ है, ना कोई अमेंडमेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस में। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल 1, ये 2 ना, हाँ लो। चलो लिख लो, अच्छे से लिख लो। मोबाइल यूजर्स के लिए फुल स्क्रीन करके दे रहा हूं। हाउस प्रॉपर्टी करते हैं, उसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं है। हाँ जी, हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है प्लीज वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 3, उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसकी अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आज का, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर क्या कोई क्वेश्चन ऐड हुआ है नया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं ऐड हुआ है। चलो हाउस प्रॉपर्टी लिख लेते हैं अपन। एक छोटा सा चेंज है जो कि मेरे को लगता नहीं एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, बट पता होना चाहिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है इससे। बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है। सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी का था, अगर आपको याद होगा तो। अच्छा, पहली बात, जो बच्चा ये हाउस प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट देख रहा है उसने ये अमेंडमेंट तब देखनी है जब आपने पूरा चैप्टर देख लिया है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है। मतलब यार ये क्यों लिख रहे हैं फिर, ठीक है। नो क्वेश्चन एडेड, मॉड्यूल के अंदर कोई नया क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ओनली वन चेंज, सिर्फ एक चेंज हुआ है, और ये भी चेंज आपको सबसे लास्ट में देखना है। मतलब कोई बच्चा ऐसा होगा जो पहली बार ये देख रहा है, उसने हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं आपने हाउस प्रॉपर्टी के सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, अब आप ये देख रहे हो। अगर कोई बच्चा पहले ये देख रहा है तो भैया बंद कर दो ये वीडियो, बाद में देखना, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, कोई नया क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐड नहीं हुआ है। जो भी चेंजेस क्वेश्चन में हुए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिर्फ एक चेंज है इस चैप्टर में जो कि आपको देखना है सबसे लास्ट में। पहले पूरे लेक्चर्स देखो, बाद में ये लास्ट में चेंज आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो सेक्शन 22 क्या बोलता है, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है कि भैया हाउस प्रॉपर्टी होना, दूसरा जिसकी ओनरशिप आपके पास होना प्रीवियस ईयर में, और तीसरा बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मेरी कोई बिल्डिंग मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगी नहीं, क्योंकि रेंट थोड़ी आ रहा है, नोशनल रेंट इज नॉट टैक्सेबल, ना उसका डिडक्शन मिलता है। तो अगर प्रॉपर्टी को, जैसे ये ऑफिस मेरा है और इसको मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। इसका जो इंटरेस्ट मैं पे करता हूं वो भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट आएगा पीजीबीपी में, बराबर है। हाँ, अब हमने यहां पे ये चीज देखी थी, ये नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस से रिलेटेड। अगर मेरा खुद का बिजनेस है
और मैं खुद अपनी बिल्डिंग को बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बराबर है? हाँ। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देख रखी है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देख रखी है, मैं आपको धीरे धीरे याद करवाता हूं। पहला, वो कौन से लेबर लोग जो टाइम पे नहीं आते। मेरा फैक्ट्री है बहुत बड़ा, उसमें लोग आए टाइम पे आते ही नहीं है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला भैया ये लो, एक पूरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना के दे दिया और उनको ये बिल्डिंग किराए पे दे दिया। काय के लिए किराए पे दिया? सो दैट मैं अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंटली कैरी कर पाऊं, सो दैट मैं अपने बिजनेस को एफिशिएंटली कैरी कर पाऊं। तो ये जो रेंटल इनकम मेरे को हो रही है, ये जो रेंटल इनकम मेरे को हो रही है, ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। मैंने बिल्डिंग को किराए पे दिया है, उसकी ओनरशिप भी मेरे पास है, बट क्योंकि ये बिल्डिंग को किराए पे देने का रीजन क्या है? टू कैरी आउट माई बिजनेस इन द एफिशिएंट मैनर। तो ये जो रेंटल इनकम मेरे को अपने लेबर लोगों से आएंगी या अपने वर्कर लोगों से आएंगी, वो टैक्सेबल नहीं होंगी। ये सिचुएशन कैसे बना था? मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने अपने लेबर लोग को किराए पे दिया। मैंने बोला भैया लेट आते हो, उधर रहते हो, उससे अच्छा यहाँ रह लो, मेरे को किराया दे दो। मैंने बिल्डिंग बना के दे दिया, फ्री में नहीं दिया, बिल्डिंग बना के दिया। फ्री में दिया है तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी में जाएगा। बराबर है? हाँ। एक ये बात थी। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है कि स्कूल या कॉलेज है, बच्चों को चालान भरनी पड़ती है, लोग चालान के नाम पे, एडमिशन के नाम पे पैसा ले रहे टेबल के नीचे। तो हमने क्या करा? हमने बोला भैया बंद करो, अब फीस कलेक्ट की ही नहीं जाएंगी, सीधा आपको जाके बैंक में चालान भरनी है और वो चालान लाके दिखानी है फीस के लिए, तो कोई काले काम होंगे ही नहीं। तो हमने क्या करा? अपने बच्चों को और कन्वीनियंट देने के लिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए चीजें, हमने अपने कॉलेज के अंदर ही एक बिल्डिंग का पार्ट, एक रूम या एक ब्लॉक बैंक वालों को किराए पे दे दिया। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में बैंक्स होती है, तो बैंक मेरे को रेंटल इनकम दे रही है, बैंक को बिजनेस मिल रहा है। अरे सारे कॉलेज के बच्चों का अकाउंट बैंक में ही है, तो बैंक मेरे को रेंटल इनकम दे रही है। तो ये रेंट मेरे हाथों में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता, ये रेंट टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। क्यों? क्योंकि मैंने जो रेंट आउट करी है प्रॉपर्टी, दैट इज डन टू रन माई बिजनेस मोर एफिशिएंटली। ठीक है? इसमें हाउस प्रॉपर्टी कहा गया? हाँ ठीक है, रुको मैं बताता हूं ये कहा है अपने बुक में। इधर ये रे बेटा, ये यहां पे, ये नहीं, ये एग्जाम्पल। ठीक है? रेंटल इनकम अर्न्ड बाय द असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रेंट। ये रेला कॉर्पोरेशन का जो है ना केस लॉ, अब ये ओवर रूल हो जाएगा। ये जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए वो यहां पे है। लेटिंग ऑफ बिजनेस बिल्डिंग विच इज सप्लीमेंट्री टू बिजनेस, ये कहां टैक्सेबल होगा? ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ये इतना वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो। ठीक है? अब उसके अलावा, उसके अलावा मैं खुद अपनी बिल्डिंग, मैं नॉर्मल आदमी हूं, मेरा स्कूल का धंधा है, कॉलेज का बिजनेस है या मेरी फैक्ट्री है, और मैंने अपनी बिल्डिंग अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंटली कैरी आउट करने के लिए रेंट आउट करी है, तो पीजीबीपी में जाएगा। बराबर है? हाँ। दूसरा केस, मैं अपने बिल्डिंग को अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, मेरा ऑफिस, मेरा गोडाउन, मेरा वेयर हाउस, उससे इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। ठीक है? अब तीसरा पार्ट, अगर बिल्डिंग को किराए पे देना आपका काम है, धंधा है आपका, ये लेटिंग और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज अ बिजनेस, आपका ये बिजनेस है। जो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना जो घर बना के रखते हो और सिर्फ घर को किराए पे देते हैं, इसमें ये बिल्डर वाली कंपनी नहीं आई है। बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनके लिए तो ये स्टॉक इन ट्रेड होता है। 2 साल तक इसका एनुअल वैल्यू जीरो रहता, याद है तुमको? 2 साल तक इसका एनुअल वैल्यू जीरो रहता। अगर कोई बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी ये बिल्डिंग बनाती है, अब बिल्डिंग जब तक बिकती है तब तक अगर ये रेंट आउट कर देती है तो उससे होने वाली रेंटल इनकम कहा जाएगी
पीजीबीपी में जाएगी। ये बहुत बेहतरीन एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनके लिए बिल्डिंग क्या है? इनके लिए बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि इनका धंधा ही बिल्डिंग बेचने का है। अगर ये बिल्डिंग को बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो पीजीबीपी में ही जाएगा, बट जब तक बिल्डिंग नहीं बिकती तब तक अगर इन्होंने बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया तो जो रेंट आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, पीजीबीपी में जाएगा, याद रखना। क्लियर है? हाँ। और इसी का ये पॉइंट है, कौन सा? अपना ये स्टॉक इन ट्रेड वाला, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड। अगर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलने के 2 साल तक आपने रेंट आउट नहीं किया तो उसका एनुअल वैल्यू 0 माना जाता है। याद है ना तुमको? अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, ये लास्ट पेज पे है भाई, लास्ट सेकंड पेज पे। अब जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा है वो बच्चे बमल रहे हैं, मैं क्या करूं? इसलिए बोला था पूरा कंप्लीट करना फिर देखना। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है, अभी तक क्या क्या क्राइटेरिया, पूरा रिवाइज करवा देता हूं। एक, मैं अपनी खुद की बिल्डिंग को अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, खत्म बात। ठीक है। दूसरा, मैं अपनी बिल्डिंग को रेंट आउट कर रहा हूं, काय के लिए? बिजनेस को बेटर तरीके से कैरी आउट करने के लिए। मतलब ये जो लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग है, रेंटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग है, दिस इज सप्लीमेंट्री टू माय बिजनेस। ये बिजनेस के साथ जा रहा है, सो दैट मैं बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाऊं, तो भी टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। ये रेंटल इनकम पीजीबीपी में जाएगी बिल्डिंग की। तीसरा केस, अगर मैं बिल्डर हूं या कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं या रियल एस्टेट कंपनी हूं जिसका काम है बिल्डिंग बना के बेचना, ठीक है ना, इनके लिए ये बिल्डिंग जो है ये स्टॉक इन ट्रेड है, और 2 साल का इनको रिलैक्सेशन दे रखा है यहां पे हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला जो पॉइंट है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 2 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एनुअल वैल्यू 0 रहेगा अगर ये बिल्डिंग को रेंट आउट नहीं करते हैं। बट अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी या बिल्डर जिसके लिए ये बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, 2 साल के अंदर जब तक बिकता नहीं है तब तक रेंट पे दे देता हूं, अगर रेंट पे दे रहा है तो वो कहां टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, याद रखना। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनकी खुद का कोई बिल्डर नहीं है ना इनका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये लोग सिर्फ बिल्डिंग को किराए पे देते हैं, कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन नहीं करते, इनका धंधा है बिल्डिंग को किराए पे देने का। जब मैंने बिल्डिंग बना ली, एक ही बिल्डिंग है मेरी, 10 फ्लोर की है, एक ही बिल्डिंग है, बिल्डर नहीं हूं मैं, एक बना लिया, पैसा था, हमारे आजू बाजू बहुत सारे कॉलेजेस थे, मैंने बोला ठीक है, पीजी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर पेइंग गेस्ट या होटल सर्विसेज है, पेइंग गेस्ट या होटल सर्विसेज है तो वो कंपोजिट सप्लाई है। होटल या पेइंग गेस्ट है तो भैया वो यहां पे आएगा, किधर? यहां पे कंपोजिट रेंट में, ठीक है ना। उसमें हमको देखना पड़ेगा लेटिंग सेपरेबल है कि नहीं है, ये सारा मैंने पढ़ा दिया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, पुराना पार्ट है। ये अगर समझना है और आपने क्लास ले रखी है तो क्लास में है, नहीं ले रखी है तो रिवीजन लेक्चर से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मैं बात कर रहा हूं उस हाउस प्रॉपर्टी की, जैसे मेरी बिल्डिंग मैंने बना के रख दिया और मेरा धंधा ही है, मैं बिल्डिंग को किराए पे देता हूं, लेटिंग आउट और रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग इज माय बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन नहीं हूं। अगर कंस्ट्रक्शन करता हूं तो मैं ये कैटेगरी में आ गया, कैटेगरी 1 में, बराबर ना। मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसको किराए पे देना ही मेरा काम है, वो फुल टाइम मेरा धंधा है। तो यहां पे पहले क्या था, अगर आप ये सेकंड कैटेगरी में आते हो, अगर आप ये सेकंड कैटेगरी में आते हो, और ये बाप रे गड़बड़ हो गई, अगर आप ये सेकंड कैटेगरी में आते हो तो पहले क्या था, ये पूरी की पूरी इनकम, अगर आप बिल्डिंग को किराए पे देना आपका बिजनेस है तो पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी आपकी। अब इसमें क्या चेंज आया है, ध्यान से सुनना।
पहले पूरी की पूरी इनकम अलग होती थी। अब यहां पे क्या है, ये आज का सिचुएशन बता रहा हूं, पुराना भूल जाओ, नहीं पता होगा तो भी भूल जाओ। आज ये है कि अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग को किराए पे देते हो, आपका बिजनेस है बिल्डिंग को लेट आउट करना, ध्यान से सुनना मेरी बात। चेंज क्या है, आपका बिजनेस है बिल्डिंग को लेट आउट करना, किराए पे देना, रेंट आउट करना, और जो बिल्डिंग आप रेंट आउट कर रहे हो वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बट अगर ये बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है तो इनकम पीजीबीपी में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 15 ऑफिस खरीद रखे हैं और उन ऑफिसेस को ही किराए पे देता हूं मैं। महीने के 10 लाख रुपए का रेंट आता है, एकदम प्राइम लोकेशन में ऑफिसेस है, और मैं क्या करता हूं, कुछ भी नहीं, यही काम करता हूं मैं। ऑफिसेस बना रखे हैं मैंने, नहीं मतलब किसी रीसेल में खरीदे होंगे या नया बन रहा होगा, मैंने वो खरीदा था। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं हूं, कंस्ट्रक्शन कंपनी 1 में आती है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास 10-10, 15-15 ऑफिसेस है, बिल्डिंगे है, उसको किराए पे देना ही उनका फुल टाइम काम है। तो अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हो तो जो रेंट है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, और अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हो तो जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। मतलब अगर किसी आदमी का काम है ऑफिस को किराए पे देना, तो उसका जो इनकम है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स पीजीबीपी, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। हाँ, एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को आती है वो ये है कि सर ब्रोकर का कैसे। अरे भैया, ब्रोकर को थोड़ी रेंट मिलता है, ब्रोकर का काम होता है कमीशन बीच का। अगर मैं किसी से रेंट पे लेके किसी और को सबलेट कर रहा हूं तो वो भी यहां पे हाउस प्रॉपर्टी में आ ही नहीं सकता, ओनरशिप है ही नहीं। ओनरशिप होना ना, सबलेट कर रहा हूं तो हाउस प्रॉपर्टी का मैटर ही नहीं है, वो तो आईएफओएस में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में कब है, जब ओनरशिप है मेरी खुद की, जब मेरी खुद की ओनरशिप है तभी हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है, समझे ना। तो जो ब्रोकर है उसका जो इनकम है वो कमीशन वाला इनकम होता है। जो 1 महीने का रेंट लेते हैं या कुछ लोग 1.5 महीने का रेंट लेते हैं, तो उनको थोड़ी रेंट आ रहा है भाई। अब सर वो रेंट लेते, अरे वो रेंट के अमाउंट का कमीशन लेते हैं। जैसे मैंने अगर 25,000 का फ्लैट लिया, 25,000 का किराए पे, तो ब्रोकर बोलता है कमीशन कितना रहेगा, 25,000। अब ये 25,000 नहीं बोलते, वो बोलते हैं 1 महीने का रेंट, ये स्टैंडर्ड कमीशन है। तो आप ये मत सोच लेना कि ब्रोकर को 1 महीने का रेंट मिलता है, ब्रोकर को कमीशन मिलता है जिसका अमाउंट रेंट के टर्म्स में फिक्स्ड होता है। ठीक है। तो वो नाम में बोलते हैं 1 महीने का रेंट मिल रहा है, पर वो 1 महीने का रेंट नहीं है, वो कमीशन मिल रहा है। कितना, जितना 1 महीने का रेंट है। तो अगर रेंट 50,000 है तो 50,000 कमीशन, 1 महीने का रेंट 1 लाख है तो 1 लाख कमीशन। तो ये कमीशन 1 लाख जो उसको मिला, ये हाउस प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल है क्या ना। अरे यार, ब्रोकर की थोड़ी बिल्डिंग है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है। हाँ, जस्ट आज के लिए इतना ही, 1 घंटा 3 मिनट हो गया है। अपन ने कवर करे बेसिक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अगले सेशन में मोस्टली अपन कवर कर लेंगे पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और आईएफओएस, और सैलरी में कुछ खास चेंज है नहीं। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रख लो और शेयर कर देना जो भी अपने भाई बहन दोस्त बंदी बंदा जो भी है उनके साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।